बीते कई वर्षों से लगातार बिहार के नियोजित शिक्षक हो या फिर शिक्षा मित्र सभी राज्य सरकार से राज्यकर्मी का दर्जा और समान काम का समान वेतन मांग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद तेजस्वी यादव और नीतीश सरकार ने नई शिक्षक नियमावली लाकर बड़ी हलचल मचा दी। इस नई शिक्षक नियमावली के तहत समान काम का समान वेतन और राज्यकर्मी का दर्जा भी शिक्षकों को मिलेगा, लेकिन पूर्व से बहाल शिक्षक अब इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। इसी बीच अब सरकार ने करीब 3.5 लाख पदों पर शिक्षक की बहाली के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि यह बहाली परीक्षा बीपीएससी लेगी, जिसका बदला हुआ सिलेबस भी जारी हो गया है। ऐसे में जिले के कई बीएड कॉलेज में प्रोफेसर और शिक्षा संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले परवेज रहमानी ने क्यों नई शिक्षक नियमावली को सही बताया है और अभ्यर्थियों से क्या कुछ अपील की है, आइए उनकी ही भाषा में समझते हैं। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप कौन हैं, क्या करते हैं? सर, मैं अभी जैसे कि मैं बीएड कॉलेज में हूँ, LK मिश्रा कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, और इसके पहले मैं फ़खरुद्दीन अली अहमद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में रहा जीवछ घाट, और उसके अलावा गेस्ट टीचर में साथ में वेदवती बसेठा कॉलेज है वहाँ भी रहा। और प्लस जो कोचिंग सेंटर मेरा चल रहा है वो यहाँ भी जीवछ घाट पर भी चल रहा है। और आप लोगों की दुआ से बच्चों ने पिछली बार भी पूरा परफॉर्म किया, 100% रिजल्ट भी दिया। तो उस कोचिंग सेंटर में आप किन चीज़ों की पढ़ाई करवाते हैं? वैसे अभी जिस बात मैं कर रहा हूँ वो तो CTET के बारे में बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली BPSC के रिगार्डिंग कोर्स अभी इसमें लॉन्च किया गया है। इसके पहले तक हम लोग CTET और बाकी जो जनरल कोर्सेज होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये BPSC का कोर्स आप लोगों ने नई शिक्षक नियमावली को देखते हुए लॉन्च किया है क्या? नहीं, वो BPSC का कोर्स हम लोगों ने लॉन्च नहीं किया एग्जैक्टली। BPSC का जो सिलेबस पहले से था ऑलरेडी, तो वो जिस तरीके से चल रहा था वो शिक्षा क्षेत्र में यहाँ पर इस तरीके से था ही नहीं कि CTET उसके लिए मान्यता हो, पहले CTET पास किया जाए उसके बाद जाकर के कोई BPSC के एग्ज़ाम में इंटर्ड हो, ऐसा सिस्टम नहीं था। लेकिन अभी जो नई नीति आई है उसके आलोक में बिहार सरकार जब बहाली करने जा रही है तो 7वें चरण की बहाली में उसने बीच में BPSC को इंक्लूड कर दिया, जो कि पहले नहीं था, तो 6ठे चरण तक में नहीं था सर। इसी को लेकर लगातार विरोध चल रहा है, नई शिक्षक नियमावली को लेकर विरोध चल रहा है। तो ये क्या है, नई शिक्षक नियमावली क्या है? हालांकि इसमें सरकार कई फ़ायदे बता रही हैं, बावजूद इसके विरोध है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर जहाँ तक है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है, उसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि अनुकंपा का मतलब ये होता है कि जैसे एक आप हैं, अगर आपके बाद वाले जनरेशन को एक जॉब मिलती है मरने के बाद, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ये सारी चीज़ें ठीक है। और इसके लिए अर्हता अगर एग्ज़ाम के ज़रिए होती है तो इसमें कोई बहुत बड़ी गलत बात नहीं है। हर जगह विभाग के द्वारा ही कोई एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तभी ऐसा होता था हमेशा से। लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है कि अगर जो नियोजित शिक्षक पहले से हैं और जो आज नए जो 7वें चरण में बहाल होने जा रहे हैं, इन दोनों के साथ भेदभाव हो रहा है यहाँ पर। ये बेसिकली डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो नहीं होना चाहिए था। अगर बहाली तो एक रूप से होनी चाहिए दोनों में। हाँ, तो अब दूसरा सवाल सर इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर इतना ही लाभकारी है तो अभी जो नियोजित शिक्षक है जो लगातार सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो कितना जायज़ है? सर जैसे कि आप लगातार देख रहे होंगे, आप तो ऑलरेडी मीडिया चैनल्स हैं और बहुत ये है, मैंने आपके बहुत सारे न्यूज़ देखे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत हर सेक्टर में यहाँ लोग आपको जान रहे हैं। तो आपने बहुत तरह की न्यूज़ देखी होगी। एक दशकों से लगभग एक तरह की मांग चल रही थी। ये मांग थी कि समान वेतन समान कार्य, यानी कि शिक्षा मित्र से जो बहाली हुई थी उन लोगों को लेके, या जो आज के नियोजित शिक्षक हैं इन लोगों की मांग थी कि पुराने शिक्षकों को जो मिल रहा था वो हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें भी वो मिलना चाहिए, ये मांग कर रहे थे। ऐसे में अगर नीतीश कुमार जी एक ये बात कह रहे हैं कि चलो BPSC के द्वारा या आयोग के द्वारा आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है और उसके बाद आपको उतना फैसिलिटी मिल रही है, तो इसमें किसी को दो राय नहीं है, किसी को सहमति ही होनी चाहिए, असहमति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, यही सवाल है सर कि चाहे राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, चाहे केंद्र कर्मी का दर्जा दे दीजिए, चाहे विभाग के द्वारा परीक्षा ले लीजिए, सभी के लिए तैयार है। लेकिन ये बताइए ना कि जो एक शिक्षक पहले से 6ठे चरण तक में, यानी कि अभी जो लोग छठे हुए 6ठे चरण से वो 7वें चरण में जा रहे हैं उस बहाली के लिए, तो उनको तो पहले इस मापदंड का सामना करना ही नहीं था, वो तो बिना किसी मापदंड के वहाँ चले गए। यानी CTET उनका मापदंड था या BTET उनका मापदंड था या STET उनका मापदंड था, वो तो ऑलरेडी इन लोगों ने भी किया हुआ ना। तो इनको जो वहाँ पे ले जाया जा रहा है और उनको अभी इसी से जुड़ा हुआ हमारा सवाल है कि आप बीते वर्ष लगभग दिसंबर से CTET की परीक्षा की तैयारी बच्चों को करवा रहे हैं, 100% रिजल्ट भी रहा है,
ऐसे में अब उन बच्चों के भविष्य का क्या? आप सरकार के इस कदम से कितना संतुष्ट हैं निजी रूप से? निजी रूप से सर, सरकार के इस कदम से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ सर, लेकिन अगर एक पॉइंट इसका थोड़ा सा हटा दिया जाए तो, क्योंकि जितने बच्चे इस उम्मीद में थे और सभी बच्चों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी मजबूरियां हैं, उन सब के बावजूद उन्होंने बहुत मेहनत करके किसी तरह से सीटेट दिसंबर 2022 को क्वालिफाई करा। इतना कुछ करने के बाद वो इस उम्मीद में थे कि अब हमें जॉब मिलेगी, लेकिन अब हो क्या रहा है कि उनको फिर एक नए एग्जाम के लिए जाना पड़ा। प्लस 3 टाइम्स अटैम्प्ट वाली जो बात है ये बहुत गलत है, क्योंकि बीपीएससी हो या यूपीएससी, जनरल जो भी एग्जाम्स है आज तक उसमें ये क्राइटेरिया 3 अटैम्प्ट्स का नहीं है, बीपीएससी में भी नहीं है और ना यूपीएससी में। तो ये टीचर एलिजिबिलिटी में जबकि आप सीटेट क्वालिफाई करके, उसके पहले बीएड क्वालिफाई करके आते हैं, सारे जगह क्वालिफाई करके आप ऑलरेडी आए हुए हैं, और तब जाकर के फिर एक नया, और उसमें भी 3 ही अटैम्प्ट दिया जा रहा है। तो फिर सरकार यहाँ निर्धारित ये भी करे ना कि उसका एक रेगुलर पैटर्न पे बहाली हुआ करेगी, हर साल बहाली हुआ करेगी, वरना एक बहाली आज हो रही है, एक बहाली 10 साल बाद होगी। अब कब उसमें तो एक एज एक्सपायर्ड हो जाएगा बंदों का, वो कब जाके जॉब ज्वाइन करेंगे? सर एक कन्फ्यूज़न है अभी कि नियोजित शिक्षक जो अभी हैं और अभी जो 7वें चरण के तहत बहाल होंगे, इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में ये अंतर अभी फ़िलहाल जो मतलब जिस तरह के सामने सारी रिपोर्ट्स आई है, ठीक है, जो बीपीएससी ने सारी चीज़ें अधिसूचना जारी किया है, ठीक है, उस आलोक में ये बात कह सकते हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो पुराने शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं या जो शिक्षा मित्र से आए हुए हैं, उनको भी ये एग्ज़ाम से गुजरना है, लेकिन उनके लिए ये ऑप्शनल है, वो चाहे तो गुजरे और चाहे तो नहीं भी दे। अगर वो एग्ज़ाम देते हैं, वो क्रैक करते हैं इसको, तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है। लेकिन अगर जो अभी नए वाले लोग हैं, अगर वो क्रैक करेंगे तभी उनको जॉब मिलेगी। तो मेरा कहना ये है कि जो पुराने जो जिनको जॉब मिल चुकी है, उनको खोने को तो कुछ भी नहीं है, सब पाने के लिए, लेकिन इनको तो मिला ही नहीं है, इनको तो पूरी तरह से खोना ही खोना है। तो ये डिफरेंस है, ये नहीं होना चाहिए था। अभी तक आप जो सीटेट की बैच चला रहे थे, उसके बाद आप बीपीएससी की जो शिक्षक बहाली के लिए परीक्षा लेगी, उसकी भी आप तैयारी करवा रहे हैं, तो इन दोनों के सिलेबस में क्या अंतर है? सर सीटेट का जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस अभी भी है, उसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, तो उसकी तैयारी तो वैसी ही होगी। लेकिन हाँ, अब चूंकि अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो जस्ट अगले मंथ में है, मतलब जुलाई में है, जुलाई के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा एंड अगस्त के पहले ख़त्म। लेकिन बीपीएससी का एग्ज़ाम जो होना है वो उसके जस्ट 1 महीने के बाद होना है, तो इतनी सारी तैयारी 1 महीने में नहीं हो पाएगी। तो अब हम लोग ये कर रहे हैं कि सीटेट के साथ साथ ही वो बीपीएससी के एग्ज़ाम को मिला करके चल रहे हैं, जैसे कि दोनों में 2 लैंग्वेज है। अब इसमें फ़र्क क्या है, आपने यहाँ पे जैसे कोई 2 लैंग्वेज चूज़ कर लिया तो उसी से आपको सवाल पूछेगा लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 से, जबकि बीपीएससी में क्या है कि उसमें 2 लैंग्वेज, जिसमें एक कंपलसरी इंग्लिश है। तो यहाँ इंग्लिश किसी का था, किसी का नहीं था, जिनका था वो पढ़ते, जिनका नहीं था वो नहीं पढ़ते। बट बीपीएससी में जाने के लिए मस्ट है कि उनको 25 मार्क्स का उनको इंग्लिश का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, जिसमें 30% मार्क्स यानी कि 7.5 नंबर उनको लाना है, और प्लस निगेटिव है वो। तो वहाँ पे उनको कोई भी जो क्वेश्चनिंग करनी है सोच समझ के करनी पड़ेगी, वरना हर 4 गलत होने पर एक सही मार्क्स जो उनको मिला हुआ वो डिडक्ट हो जाएगा उनका। तो अंत में अभी आप परीक्षा में समय कम है, आपके यहाँ कितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और किस तरीके से आप उनको पढ़ा रहे हैं, क्या अलग व्यवस्था उनको दे रहे हैं? सर अभी हम लोग जो तैयारी करा रहे हैं तो बेसिकली पहला फॉर्मेट उनके लिए सीटेट ही का है, लेकिन सीटेट में जो हिस्सा ऐसा है जो बीपीएससी को इंक्लूड करते हुए बढ़ेगा, मतलब जिसको वो सीटेट में भी पढ़ेंगे और फर्दर जब वो बीपीएससी की तैयारी करेंगे तो उसमें भी उनको इस पार्ट से गुजरना पड़ेगा। तो उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे पेडागोजी पार्ट है, तो ये पेडागोजी पार्ट आपको सीटेट का हिस्सा है, जो कि हर एक सब्जेक्ट में 15 मार्क्स का, यानी आधे आध, ये इस तरीके से है। और अगर इसी में हम वहाँ चले जा रहे हैं, मतलब बीपीएससी में जा रहे हैं, तो वहाँ पेडागोजी पार्ट की जगह पर उसने रीजनिंग एबिलिटी या तार्किक क्वेश्चंस को आगे प्रेफर किया है, उसको लेके चलेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे पेपर 1 की सीटेट में, तो उनको मैथ्स ईवीएस सब देखना पड़ता है। एंड अगर सेकंड पेपर उनका एसएसटी है तो एसएसटी देखेंगे 60 मार्क्स का, अगर मैथ साइंस है तो वो देखेंगे। लेकिन यहाँ बीपीएससी में क्या करना होगा, इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स है उनको, तो मैथ्स भी देखना है, साइंस भी देखना है, ईवीएस भी देखना है, एसएसटी भी देखना है, ये सारी चीज़ों को देखना है। प्लस लैंग्वेज में भी, स्पेशली इंग्लिश में भले ही पास करने के लिए 30%, बट वो देखना पड़ेगा। तो ऑल सब्जेक्ट को यहाँ देखना पड़ेगा, तो टाइमिंग उतना है नहीं, तो इसीलिए हम लोग सीटेट के साथ ही उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। और हम लोगों ने उसके लिए चार्ज भी काफ़ी कम रखा है, जो बच्चे इजीली बेयर कर सकें। क्या चार्ज है सर? उसके लिए हम 4000 हम लोग टोटल कोर्स फी ले रहे हैं, और उसमें 200 रजिस्ट्रेशन फी है, बस इतना ही सिंपल है और ज़्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद सर।